माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की, और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसके टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के बारे में। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉम चॉम्स्की, जिनका कि जन्म 7 दिसंबर 1928 को यूएसए में हुआ था, और इनकी शिक्षा वहीं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में से हुई थी, और इन्होंने 1949 में बीए किया, 1951 में एमए और 1955 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। और अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मनोविज्ञान में, तो इन्होंने भाषा विकास पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा कार्य किया है। और अगर हम मनोविज्ञान में भाषा विज्ञान की बात करें कि बच्चों में लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होता है, तो सबसे पहला नाम, सबसे पहले थ्योरी हमारे सामने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी ही आती है। सो इन्होंने जो भाषा विज्ञान की जो इन्होंने थ्योरी दी है, या लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है, उसको लेट कहा गया है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। LAD का फुल फॉर्म क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, सो आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये थ्योरी जो है वो नॉम चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। सो अगर हम इनकी बात करें तो हम यहाँ पे, क्योंकि इनको नॉम चॉम्स्की को एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ये कहे जाते हैं, इसके अंतर्गत इन्होंने, संज्ञान के अंतर्गत इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। सो जैसा कि हमने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हुए वो व्यवहारवाद के बहुत ही बड़े आलोचक हुए, और कहीं ना कहीं व्यवहारवाद एक बहुत बड़ा, हम इसको फैक्टर कह सकते हैं, बहुत बड़ा कारक कह सकते हैं, कि क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए जो कि इन मनोवैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके विद्रोह के रूप में इन्होंने अपनी थ्योरीज इनके द्वारा दी गई। सो इसी तरह से नॉम चॉम्स्की भी व्यवहारवाद के कड़े आलोचक रहे हैं, और ख़ासकर इन्होंने स्किनर के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसकी इन्होंने तीखी आलोचना भी की है। और क्योंकि वहाँ पे स्किनर ने एनिमल्स पर वहाँ पे अपनी स्टडी करी थी, और इसलिए नॉम चॉम्स्की इसके कड़े आलोचक रहे। उन्होंने मीन्स ह्यूमन माइंड को इन्होंने एनिमल से अलग माना, और इन्होंने बच्चों में ये किस तरह से डेवलप होता है इसके बारे में इन्होंने बतलाया है। सो यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि इन्होंने 1959 में स्किनर की बहुत ही फेमस बुक वर्बल बिहेवियर की जमकर आलोचना की, और इसी बुक के बारे में, वर्बल बिहेवियर में, इन्होंने, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की चर्चा की है, और इन्होंने इस बुक के अंतर्गत इस टर्म की भी काफ़ी आलोचना की। आगे बतलाते हैं, नॉम चॉम्स्की आगे कहते हैं कि हर व्यक्ति में व्याकरण सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, क्योंकि व्यवहारवाद के जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और हेरिडिटी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। इसलिए भी व्यवहारवादियों की बहुत ज़्यादा, इस बात पर उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। लेकिन अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने ये हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। नॉम चॉम्स्की का भी मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर व्याकरण सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, और इसको इन्होंने ग्लोबल ग्रामर कहा है, सार्वभौमिक व्याकरण। ये टर्म आपको याद रखना है, ग्लोबल ग्रामर। इसका ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर व्याकरण सीखने की, ग्रामर सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, ये बाय बर्थ उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। आगे ये बतलाते हैं, इन्होंने भाषा विकास का मनोभाषीय सिद्धांत दिया है, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, और इन्होंने बतलाया है कि भाषा का जो विकास होता है वो जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, मीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी क्वालिटीज़ आती हैं। आगे हम देखते हैं, इनके अनुसार बच्चों में जन्मजात तंत्रिकीय प्रक्रम की अवस्था होती है, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म की अवस्था होती है, जिसके कारण वे वाक्य विन्यास, सिंटैक्स को सीखते हैं। मीन्स इनका मानना है कि बायोलॉजिकल तो ये चीज़ें होती ही होती हैं, मीन्स बच्चे के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में ये चीज़ें जैविक रूप से भी पाई जाती हैं। ये न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म की एक स्टेज होती है
जिसके द्वारा बच्चे सिंटेक्स को सीख पाते हैं, भाषा को ग्रहण कर पाते हैं, लैंग्वेज को अर्जन कर पाते हैं। और इसी प्रक्रम को, इसी मैकेनिज्म को इन्होंने भाषा ग्रहण साधन या भाषा अर्जन साधन कहा है, जिसको कि इंग्लिश में हम कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। इसको हम ग्राह्य मॉडल भी कहते हैं, एक्विजिशन मॉडल। सो आपको ये दोनों ही नेम ध्यान में रखने हैं। आगे इन्होंने बतलाया है कि बच्चों में जन्मजात अंतःशक्ति भी होती है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। सो अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की बात करें, या फिर हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, या फिर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करें, इन सब ने माना है कि बच्चे के अंदर जन्मजात पोटेंशियल्स होते हैं, क्षमताएं होती हैं, जिसको कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो डेवलप करता जाता है। तो इस चीज़ को चॉम्स्की ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और यही पोटेंशियल्स, यही पावर्स, उसकी यही अंतःशक्तियाँ बच्चे को भाषा को सीखने में, लैंग्वेज को सीखने की क्षमता प्रदान करती है। आगे हम देखते हैं कि बच्चों में भाषा विकास की क्षमता नियमों की जटिलता के ज्ञान पर निर्भर करता है। मीन्स हम कई बार देखते हैं जब छोटे बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें मेल और फीमेल का ध्यान नहीं होता है, वो जैसा सुनते हैं वैसा ही वो बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे इन रूल्स को, इन नियमों को वो पकड़ने लगते हैं और उन्हें मीन्स पता चलने लगता है कि सेंटेंस किस तरह से एक सेंटेंस बना हुआ है। उन्हें अगर कुछ रिप्लाई करना है, उन्हें आंसर देना है, उन्हें किस तरह से सेंटेंस को बैठा कर, बना करके बोलना है। तो जब बच्चा इस जटिलता को सीख जाता है तो उसका भाषा कौशल भी बढ़ जाता है। मीन्स जब बच्चा इस तरह के जटिल नियम को सीख लेता है तो बच्चे का जो भाषा कौशल है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बच्चा अच्छे अच्छे वाक्य भी बनाने लगता है। आगे हम देखते हैं, चॉम्स्की ने वाक्य विन्यास को 2 भागों में बांटा हुआ है, सतही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर, और गहरी संरचना, डीप स्ट्रक्चर। मीन्स वाक्य विन्यास, वाक्य किस तरह से बनते हैं, उसको नॉम चॉम्स्की ने 2 भाग में बतलाया हुआ है, एक तो सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। अगर हम सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस के बीच में आने वाला नाउन या संज्ञा, विशेषण या क्रिया, कौन सा भर्ब है, नाउन है या फिर ये प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, कौन सा विशेषण है, इन चीज़ों को इन्होंने सतही संरचना कहा है, सरफेस स्ट्रक्चर कहा हुआ है। कि मतलब बच्चा अगर इस रूल को सीख जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर सीख जाता है तो बच्चा वाक्य बनाना सीख जाता है और ये बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन उन्होंने डीप स्ट्रक्चर की भी बात कही है। डीप स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पे भाषा को समझने, यहाँ पे वाक्य का अर्थ, मीन्स बच्चा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देता है, बट उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, उस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ, ये चीज़ समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और धीरे धीरे बच्चा इन चीज़ों को सीखता है। इसलिए इन्होंने डीप स्ट्रक्चर पर नॉम चॉम्स्की ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। सो भाषा समझने के लिए, किसी भी अगर हम भाषा को समझना चाहते हैं तो डीप स्ट्रक्चर, किसी भी लैंग्वेज का डीप स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम फॉर्मूला बैठाकर सेंटेंस तो बना सकते हैं बट उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इस तरह से नॉम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी को समझाया हुआ है और यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगी हैं मैंने उन चीज़ों को अपनी वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। सो अब आगे हम कह सकते हैं कि क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने भाषा के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक कार्य किया, इनका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, लेकिन फिर भी आगे बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इनकी आलोचनाएं भी की हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चॉम्स्की के सिद्धांत से पता नहीं चलता कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्मजात क्षमता से उनका क्या तात्पर्य था, या फिर ये चॉम्स्की इस बात का भी आंसर नहीं दे पाते कि एक बच्चा अपने देसी भाषा को, अपने मदर लैंग्वेज को या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज को किस तरह से सीख पाता है। इन चीज़ों का, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें चॉम्स्की की थ्योरी में नहीं मिल पाता। सो हम कह सकते हैं कि हर जिन्होंने भी थ्योरीज दी हैं अपनी, हर थ्योरी, कोई भी थ्योरी अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती, हर थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं और सही लेवल तक भी आलोचनाएं हुई हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि नॉम चॉम्स्की की ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे प्रीवियस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और आज के लिए हमारा क्वेश्चन होगा कि नॉम चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी
दी हुई है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके अभी बताएं, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान में देखें। सो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, जल्द मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।